हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखी हैं तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले पूरा चैप्टर फिनिश करिए, तब आज की वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। आज हम पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो लास्ट में आपकी दी हुई होती है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। हालांकि आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल आपके यहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस हैं आपके। मैं 18 में से आज सिर्फ आपके 9 और 10 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टाइम लूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमसे बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? ठीक है, पहले इतना ही समझते हैं क्या कह रहा है। बात की बात तो बाद में देखते हैं, तो इसको मैं चलिए सॉल्यूशन में देखता हूँ। तो यहाँ पे हमसे जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ज़ीरो का मतलब है कि ना लगाना, ज़ीरो एक्सटर्नल। 1 या 2 होता तो उतना एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे होते, बट यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स जो है बच्चों वो नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस्ड फोर्स में है। ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, नॉन ज़ीरो का मतलब है कुछ न कुछ वेलोसिटी से, तो क्या वो कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है? मतलब कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी। तो मतलब ये है कि वो मोशन में हो सकता है। इन शॉर्ट में आपको अगर डायरेक्टली बोलूँ तो वो कहने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स होता है, तो तब भी क्या वो वेलोसिटी में हो सकता है? क्या तब भी उसमें मोशन हो सकता है? ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहा है। अब उसके बाद है कि अगर हो सकता है उसमें मोशन अनबैलेंस्ड फोर्स होने के बावजूद भी, बैलेंस्ड फोर्स होने के बावजूद भी उसमें अगर मोशन हो सकता है तो उसकी कंडीशंस बताइए बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ़ नो, अगर नहीं हो सकता है तो उसका भी रीज़न दीजिए आप, और हो सकता है तो उसकी कंडीशन बताइए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, जिसमें हमें पता है कि इफ़, अब मैं आपको एक बार लॉ रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपको नहीं याद है तो अच्छी बात है। बोलता है लॉ हमसे, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं बॉडी पे, तब तक वो जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में रहती है। वो रेस्ट का हो सकता है या मोशन का हो सकता है। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं अपनी इसका आंसर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले से वेलोसिटी में है, तो अगर हम उस पर बैलेंस्ड फोर्स ही लगा रहे हैं, अनबैलेंस्ड कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो भी वो वेलोसिटी में ही रहेगी अगर वो पहले से है। और अगर वो पहले से रेस्ट पे है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, तो अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो मोशन में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, कोई आप एक बॉक्स उठाते हैं और अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हैं। हाथों के बीच में रखने के बाद आप दोनों हाथों से इक्वली पुश करते हैं उस बॉक्स को, तो क्या होगा? बॉक्स किसी भी साइड मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बॉक्स मूव कर रहा है और आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रही है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो हमेशा मूव करती रहेगी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। अर्थ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट आप स्पेस में जाएंगे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्स हमेशा लगते रहते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन एट्सेट्रा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पहले का। तो हाँ, इसका आंसर यस होगा कि अगर कोई चीज़ वेलोसिटी में ऑलरेडी है, मोशन में ऑलरेडी है, तो वो मोशन में ही रहेगी, चाहे हम उस पर जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। नेट ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर एप्लीकेबल है तो फिर वो वेलोसिटी में ही रहेगी। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड। कंडीशन कौन कौन सी होंगी? कंडीशन बस ये होंगी बच्चों कि ये देखिए यहाँ पे, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट में बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वेलोसिटी मस्ट बी रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट। बस यही कंडीशन होगी कि जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए वेलोसिटी की, वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हो गई तो वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो नहीं रहा, कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास और ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। अगर हम किसी कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो क्या होता है, उसे डस्ट निकलती है। तो डस्ट क्यों निकलती है बच्चों? क्योंकि ये होता है आपका, ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा until and unless we applied some external force on it। ये होता है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो रेस्ट पे है का मतलब कि अब मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि जो हमारी कारपेट होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं हमारी कारपेट में, और जैसे ही हम इसको बीट करते हैं तो कारपेट पीछे की तरफ जाती है। बट कारपेट हमने स्टिक से बीट किया, कारपेट पीछे की तरफ गई। अब क्या होगा कि जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अब वो क्या चाहेंगे? वो तो बच्चों यही चाहेंगे ना कि अभी हम रेस्ट पे हैं, हम रेस्ट पे ही रहें। हमने एक्सटर्नल फोर्स तो बच्चों कारपेट पे अप्लाई किया है ना कि डस्ट पार्टिकल पे। तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी ही प्लेस पे रहते हैं और कारपेट पीछे की तरफ चली जाती है, जिस वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हमें पूरे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं अलग से। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, बट हम कारपेट को स्टिक से बीट करके पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, यही रीज़न आपका नीचे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, लूजली बाउंड डस्ट पार्टिकल्स आपके नशे की वजह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद अ रोप। बच्चों इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत ही ईजिली बस का दे चुका हूँ कि आपके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, वही सेम एग्जांपल लगेज के लिए भी लग जाएगा। जब मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आपको पढ़ाया था, मेनली फर्स्ट लॉ, तो उसमें मैंने आपको बस का एक एग्जांपल बताया था। हाँ, सेकेंड लॉ नहीं बच्चों, फर्स्ट लॉ की ही बात कर रहा हूँ मैं कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो लगेज का एग्जांपल लिया था, इनर्शिया में भी लिया था वो मैंने, सॉरी लगेज का नहीं, आपको एक मैंने पिक दिखाई थी जिसमें था कि एक पर्सन था, वो खड़ा हुआ था बस में, और या बैठे हुए पर्सन को भी आप ले सकते हैं। तो क्या होता है, जब बस चलती है तो पर्सन के लिए मैंने आपको सारी कंडीशंस समझाई थी, बट यहाँ पे लगेज के लिए तो सेम कंडीशंस बच्चों लगेज पे भी एप्लीकेबल होंगी। लगेज और पर्सन में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ें सेम अप्लाई होंगी यहाँ पे भी और सेम कंडीशंस होगी। तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, अगर वो कंडीशंस आपने नहीं देखी हैं तो आप कंडीशन देख लीजिए, आप लगेज को समझ जाएंगे। बस इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बस अगर रेस्ट पे और वो जैसे ही चलना स्टार्ट होगी, अगर लगेज को हम नहीं टाई करेंगे, बांधेंगे नहीं रस्सी से, तो लगेज क्या होगा, पीछे की तरफ बच्चों एकदम से उस पर झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि लगेज अपनी ही पोजीशन पे रहना चाहेगा और बस आगे की तरफ को मूव करेगी नीचे से। तो लगेज क्या हो सकता है, पीछे से नीचे की तरफ को गिर सकता है। ठीक है, और यही चीज़ एप्लीकेबल है, अगर बस चल रही है तो लगेज भी साथ में चलते रहना चाहेगा, बट अगर लगेज को हमने बांध नहीं रखा है तो क्या होगा, लगेज बस पे तो ब्रेक लग जाएगा बट लगेज पे तो ब्रेक लगेगा नहीं, लगेज आगे की तरफ चलता रहेगा और आगे को आके गिर जाएगा। ये कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। अब पूरा आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, वरना लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। अब क्या है, बैट्समैन ने हिट किया है क्रिकेट बॉल को, जो रोल करने के बाद लेवल देन रोल्स ऑन
हाँ ग्राउंड पे क्या कर रही है, रोल कर रही है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, रोल करते करते कुछ डिस्टेंस उसने कवर करी और कुछ देर के बाद बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप। बॉल रुकती क्यों है कुछ देर चलने के बाद, उसका रीज़न हमें बताना है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। अब बच्चों क्या बैट्समैन ने उसको तेज़ नहीं मारा इसलिए रुक गई, नहीं, बैट्समैन कितनी भी तेज़ मार ले वो कुछ ना कुछ दूर आके रुक ही जाएगी, तो ये आपका गलत रीज़न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। नहीं, ये भी नहीं होगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल नहीं होती, एक्सेलरेशन की वजह से होता है। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। हाँ, ये रीज़न बच्चों बिल्कुल करेक्ट है कि हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ फोर्स होता है जो कि अपोज करेगा मोशन को, इसी वजह से क्या होती है, बॉल रुक जाती है। अब फोर्स कौन सा होता है यहाँ पे बच्चों, लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या, और एयर फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शनल फोर्स ज़मीन से लगता है और सामने से एयर फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से बॉल थोड़ी देर रोल करने के बाद, शॉर्ट डिस्टेंस के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, मान लीजिए ऊपर हिल पे है और वो नीचे को फ्रीली स्टार्ट हो जाता है आना, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, एक्सेलरेशन है ना, लेकिन एक कांस्टेंट वे में बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। उसने जब नीचे आ रहा होता है एक ट्रक हिल से, तो 400 मीटर में 400 मीटर की डिस्टेंस उसने 20 सेकेंड्स में कवर कर ली। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो अब उसका एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रहा था वो कितना था। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है, सेकंड पार्ट को तो बच्चों बाद में देखते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें पता है बच्चों कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी अभी आपको दिया नहीं जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, हमेशा रेस्ट टर्म का यूज़ होगा, तो आप u की वैल्यू 0 लिख लेंगे। यहाँ पे आपको s कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 400 मीटर, और टाइम दिया है 200 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। अभी मास को तो हम बाद में लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ दे रखी है। अब बच्चों इन तीनों से अगर हम देखें, U से U, S और T, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे बच्चों मैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, जो तीनों में से कौन सी एप्लीकेबल होंगी। तो बच्चों यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में टाइम नहीं होता है और थर्ड में भी टाइम नहीं होता है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। तो हम बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हमने, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बाकी सारा डेटा हमें पता था, हमने एज इट इज़ पुट कर दिया क्वेश्चन में, और हमारा यहाँ पे सिर्फ ए नहीं पता था हमें, और ए यहाँ से हमारा निकल के आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, फाइंड द फोर्स। फोर्स के लिए हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है। यहाँ पे इक्वेशन की नहीं, यहाँ पे मैं ये इक्वेशन की मैंने बात करी थी आपसे। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमसे फोर्स ही निकालने को बोला है। एक्सेलरेशन बच्चों अभी जस्ट हमने निकाला है, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास हमें 7 मेट्रिक टन दिया हुआ है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में 1000 से मल्टीप्लाई करा के, तो हो जाएगा 7000 केजी। जैसा कि आपको हिंट भी दिया हुआ, ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में हिंट मिले, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा फोर्स आ गया 14,000 न्यूटन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है हमें 1 kg, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं स्टोन को वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अक्रॉस द फ्रोज़न सरफेस। एक फ्रोज़न सरफेस है। फ्रोज़न सरफेस कहाँ मिलता है बच्चों, किसी भी
लेक पे या कहीं भी हो सकता है जब पानी जम जाता है। तो फ्रोजन सरफेस हो गया ऊपर ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद हमने कोई भी स्टोन थ्रो किया फ्रोजन सरफेस पे, वो 50 मीटर तक ट्रैवल किया और आगे जाके रुक गया। स्टोन का मास 5 kg था, जिससे हमने थ्रो किया वो था 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया था। ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। स्टोन और आइस का फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, तो यहाँ पे बच्चों फोर्स बताना है हमें। ठीक है, निकाल लेंगे फोर्स, लेकिन फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। अब फिर से वही लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, लेकिन क्या यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में आके रुक रहा है? नहीं, यहाँ कहीं भी हमें टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद आके रुक रहा है। तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन उठानी है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से जिससे हमें टाइम का यूज़ ना करना पड़े। तो बच्चों सेकेंड में तो टाइम आता है, जैसा कि हमने देखा था इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम थर्ड का यूज़ करेंगे। थर्ड कौन सी है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमें वी पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि आगे बाद में तो रेस्ट पे आ रहा है ना, वहाँ पे u 0 था, आप कहेंगे यहाँ पे भी रेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे v 0 आप ले रहे हैं। बच्चों वो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट थी। ट्रक जो था लास्ट क्वेश्चन में वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, बट यहाँ पे हम रेस्ट से तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी u की वैल्यू 20 है, बट लास्ट में आके क्या हो रहा है, ट्रक देखो लास्ट में आके अभी रेस्ट पे नहीं रुक रहा था, बट ये स्टोन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टोन आके लास्ट में रुक रहा है 50 मीटर के बाद। तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू 20, और सारी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू में वैल्यूज पुट कर दी, और हमारा एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे सर माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों माइनस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली आके वो रेस्ट पे रुक रहा है। अब जब हमें एक्सेलरेशन पता हो गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। फोर्स भी बच्चों आपका माइनस में ही आएगा। ये शो करता है कि ये वो वाला फोर्स है जो कि रोकने के काम में आ रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बच्चों 7th क्वेश्चन की बात करें। एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 8000 kg का इंजन है जो कि 5 वैगन्स को पीछे से पुल कर रहा है। ईच वैगन एक डब्बे का जो मास है वो 2000 kg है along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन। अगर इंजन जो है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, और ट्रैक्स जो हैं उनमें फ्रिक्शन हो रहा है 5,000 न्यूटन का, देन कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा होगा, जिस फोर्स की वजह से, वो कितना होगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे दो फोर्स ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, कौन कौन से? 40,000 न्यूटन और 5,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रहा है और 5,000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो अपोज करेगा मोशन को। तो अपोज करेगा तो नेट कितना फोर्स लगा? 40,000 तो आगे की तरफ खींच रहा है, 5,000 पीछे की तरफ खींच रहा है। तो बच्चों 40 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 35,000 न्यूटन। बस 35,000 न्यूटन क्या करेगा? ट्रेन को आगे की तरफ खींचने में हेल्प करेगा। वही नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा हमारे पास। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ट्रैक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,000 न्यूटन। ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। बी पार्ट की बच्चों बात करें तो बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एम ए, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, एम को नीचे भेज देंगे फोर्स के, तो हो जाएगा एफ अपॉन एम। ठीक है, तो हो जाएगा एफ अपॉन एम, और फोर्स हमें पता था 35,000 न्यूटन, नेट फोर्स यही तो है अभी हमने जस्ट निकाला। और यहाँ पे हम मास ले लेंगे सारे डब्बों का। 5 डब्बे हैं, एक का मास 2000 है, तो 5 का हो जाएगा 10,000। तो हम जब निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा 3.5। अब आप यहाँ कहेंगे सर आपने इंजन का मास क्यों नहीं लिया? यहाँ पे इसका भी तो मास दिया हुआ था हमें 8,000 न्यूटन, आपने सिर्फ यही वाला 2000 न्यूटन kg ही क्यों लिया? सॉरी, यहाँ पे 8,000 kg है, मैंने न्यूटन
न्यूटन बोल दिया था। तो 8000 केजी इंजन का मास आपने क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ वैगन का मास ही क्यों लिया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन की बात कर रहा है सिर्फ आपसे क्वेश्चन में, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पे इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रहा है। ट्रेन में सिर्फ 5 वैगन्स ही लगे हुए हैं, ना कि इंजन है। हम लोग अक्सर ट्रेन में इंजन को ही ले लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए ट्रेन ऑफ 5 वैगन लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ 5 वैगन की ही बात करेंगे, ना कि इंजन की, जब तक हमसे इंजन बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, जो कि हमारे पास आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सी पार्ट देखते हैं। हमसे बोल रहा है द फोर्स ऑफ द वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 कितना फोर्स लगाएगा वैगन 2 पे? तो बच्चों फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, हाँ वैगन 1 बच्चों उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वैगन 2 फोर्स लगाएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम 1 को इक्वेट कर देते हैं बाकी वैगन 2 से। अब वैगन 2 और वैगन 1 के बीच में बच्चों फोर्स निकालना है, तो वैगन 2 के पास तो इतने सारे वैगन है पीछे, तो 1 भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना 2 लगाएगा। तो 2 1 पे, तो 1 पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इधर सारे पता है मासेस। तो सारे मासेस कितने हैं यहाँ पे? सारे मासेस हैं 2000 4 मासेस हैं, तो टोटल 8000 केजी का हो गया वैगन। ठीक है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 विल हैव टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑल 4 वैगन नेक्स्ट टू इट। वैगन 1 को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए? चारों को फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे 8000 केजी कंसीडर करेंगे। और एक्सेलरेशन तो हमें ऑलरेडी पता ही है, जो कि हमने अभी भी पार्ट में निकाला है 3.5। तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा 28000 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये 7th क्वेश्चन भी। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। तो 8th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 15,000 kg। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसका मास है 15,000 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव -7 1.7 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपको सिर्फ फोर्स निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आपके सामने है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, P = m/v होता है। तो यहाँ पे हमें इन चारों में से देखना है m/v। बच्चों डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। लास्ट अभी हम लोग 10th पे ख़त्म कर देंगे बच्चों, 10th और समझ लेते हैं। 10th कह रहा है यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन का, जैसा कि हमें फिगर में भी दिख रहा है, लग रहा है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं कैबिनेट को, वुडन कैबिनेट को मूव करा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। व्हाट द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा कैबिनेट पे? तो यहाँ तो बच्चों डायरेक्ट 200 न्यूटन इक्वल दे दिया गया है। अब इसका रीज़न क्या होगा, इक्वल क्यों लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्यों कम नहीं लगेगा? अगर फ्रिक्शनल फोर्स, एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ, कंडीशन नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा कि पहले तो इसका ऑब्जेक्ट, कि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न आ रहा होगा उसको क्लियर करते हैं। कि अगर फोर्स इतना लग रहा हो और फ्रिक्शनल फोर्स उसके इक्वल लगा जा रहा है, तो ये रुक जाना चाहिए ना। तो फिर ये आगे कैसे जाएगा कैबिनेट? क्योंकि फोर्स हमने 200 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी अगर 200 न्यूटन ऑपोजिट लग गया, तो फिर ये मूव क्यों करेगा? एग्जैक्टली आप सही हैं, मूव नहीं करेगा। अगर ये रेस्ट पे होता तो, अगर ये रेस्ट पे होता तो ये मूव नहीं करता, बट ये रेस्ट पे नहीं है। ये क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बच्चों बस हमें वो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। बट उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग तो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगा दें, तो हमेशा मूव करता रहेगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स हटा दें, तो हमें इस फोर्स की भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एग्जांपल।
एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि अगर कोई भी बहुत भारी सी चीज़ है, हम उसको मूव कराते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा एकदम से फोर्स लगाना पड़ता है, और फिर जब उसके बाद वो मूव करने लगती है तब हमें बहुत हल्का सा या फोर्स को अपना कम कर देना होता है और वो मूव करती रहती है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टार्ट करना है, हमें मूव कराना, तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट कर देती है फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें फोर्स एक थोड़ा सा कम कर देना होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें रेस्ट से मोशन में लाना पड़ता है, और जैसे ही वो मोशन में आता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, अगर उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो फिर बाद में हमें बस उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना कि फोर्स उसको अपोज कर रहा है मोशन के लिए। जैसे ही उसका अपोज के हम इक्वल फोर्स लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा अपने आप मूव करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब मैं 10th क्वेश्चन के बाद वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 11 to 18 क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर बच्चों आज के किसी 1 to 10 क्वेश्चन में आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं बच्चों वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।